एवरीवन, दिस इज अनुपम सिंह। वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। बच चुका है 1 घंटा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। जो साथी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सेशन को एक बार दम लगा के शेयर कर देंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, उन्हें बुला लीजिएगा जी। गुड आफ्टरनून आप सभी वॉरियर्स को। जय हिंद सभी प्यारे साथियों को, राम राम सभी प्यारे साथियों को। एक बार अपने हालचाल बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ, एकदम व्यस्त और एकदम मस्त भी हैं। चलिएगा, इसी तरीके से आपको लगे रहना है सो दैट जो भी आपके सपने हैं, सारे के सारे सपने आपके सच हों। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे साथी हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम सेशन को करने वाले हैं। तो एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेंगे जी, और अपने हालचाल चले मस्त हैं बिल्कुल भैया। आपको क्या है, मस्त ही रहना है, एकदम हेल्दी वेल्दी सा आपको रहना है। ठीक है, तो वेल्दी तो आप तभी होंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो अभी हेल्दी रहिएगा, मतलब कि अपने माइंड को हेल्दी रखना है, हेल्दी आपको खाना है। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो थोड़ा डाइट अपनी देख के भाई, ठीक है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है। ऑलराइट, चलें जी। तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड चलें। तो भाई दिवाली स्पेशल स्टिल ऑफर आपके लिए चल रहा है। 75% का ऑफ आपको मिल रहा है। तो कोई भी कोर्स अगर आप हमारा परचेज करते हैं तो 75% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। बट यू हैव टू अप्लाई योर कूपन कोड। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। दिवाली 75 आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़े तो मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक राजाओं की घाटी जो है कहाँ स्थित है, यह आपको जानना है। चलिए भाई, वैली ऑफ किंग्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, जो वैली ऑफ किंग्स है, वैली ऑफ किंग है, वैली ऑफ किंग कहाँ है यह आपको बताना है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, वैली ऑफ किंग्स किसे बोला जाता है, तो वैली ऑफ किंग आपका जो है यह इजिप्ट में है। इजिप्ट यानी कि इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मिस्र बोलते हैं। इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। मिस्र में ही आपको ममीज देखने को मिलती हैं। ममीज के बारे में आप सुनते हैं तो ममीज कहाँ पर, मिस्र में ही। पिरामिड्स के बारे में आप सुनते हैं, पिरामिड बोल देते हैं, तो ये भी आपके कहाँ, मिस्र में। ठीक है, ममीज क्या होती है, देखिए मिस्र के लोग क्या करते हैं, यह बॉडी को जलाते वगैरह नहीं है, ना ही दफनाते हैं। ये बॉडी को क्या करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो उन्हें ममीज बोला जाता है। ऑलराइट, चलिए। मिस्र की कैपिटल क्या है भाई, मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा यहाँ की कैपिटल है। ऑलराइट, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। और अगले क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अकबर से रिलेटेड है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, यह आपको बताना है। अकबरनामा जो है भाई, अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, यानी कि कितने इसके पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं, यह आपको याद रखना है। बाबर शासक जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। ठीक है भाई, बाबर नामा किसने लिखा, तो ये बाबर ने ही लिखा था। बाबर नामा अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखा, ये बाबर ने, यानी कि खुद ने ही इसकी अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, क्लियर, शानदार, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, 3 पुस्तकों में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, यह आपको जानना है। सरदार सरोवर डैम जो है यह किस रिवर पर है, किस नदी पर है, ये आपको जानना है। तो भाई सरदार सरोवर बांध कहाँ है, पहले आपको अगर ये पता चल जाए तो रिवर का आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। सरदार सरोवर जो डैम है ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सी नदी है,
एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं। क्या गंगा गुजरात में फ्लो होती है? नहीं होती। सतलज होती है? नहीं होती। गोदावरी होती है? भैया ये तो साउथ इंडिया में होती है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नर्मदा इज द राइट आंसर, नर्मदा है। ठीक है। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किसका है ये स्टैचू? सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। 182 मीटर इसकी हाइट है। 182 मीटर क्या है? इसकी हाइट है। ठीक है, चलिएगा। लोथल अगर आप, सॉरी लोथल नहीं, धौलावीरा अगर आपसे पूछा जाता है, भाई धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा भी आपका गुजरात में ही है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, नागालैंड की जो कोन्याक जनजाति है यह कौन सा फेस्टिवल? चलिए, नागालैंड की एक कोन्याक, देखिए नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स पाई जाते हैं। इवन जो आपके नॉर्थ वाले जो स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, ट्राइब्स यहाँ पर पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके की यहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती हैं। अब ये क्या है? ये एक बसंत उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नेम आपसे पूछा जा रहा है, उसका नेम आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको आंसर करके जल्दी से बताना है। चलिए, एक स्प्रिंग फेस्टिवल जो नागालैंड की क्या है, नागालैंड की कोन्याक जो ट्राइब्स है यह सेलिब्रेट करती है। चलिए भाई, कौन सा है? चलिए, हाँ जी, तो कौन सा है? ये है एलोआंग मोन्यू। ठीक है, एलोआंग मोन्यू जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। वैसे यहाँ के बहुत सारे फेस्टिवल है। ठीक है, जेलियांग भी यहाँ का एक फेस्टिवल है, जेलियांग भी यहाँ का एक फेस्टिवल है। ठीक है, और हॉर्नबिल भी नागालैंड का एक फेस्टिवल है। हॉर्नबिल भी क्या है? यहाँ का एक, और सेक रेन्नी करके भी यहाँ का एक फेस्टिवल है। सेक रेन्नी करके भी नागालैंड का एक फेस्टिवल हो जाता है। ठीक है, चलिएगा भाई, क्लियर है? तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हलिवेश। हलिवेश डैश तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। भाई जो हलिवेश है यह कौन से स्टेट का डांस है, ये आपको बताना है। हलिवेश इनमें से कौन से स्टेट का डांस है? तो ये कर्नाटक का है। हलिवेश जो है यह कर्नाटक का एक डांस है। चलिए, आपसे यक्षगान अगर पूछा जाता है, भाई यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान भी आपका कर्नाटक का है, यह भी आपको याद रखना है। यक्षगान कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का एक डांस है। ठीक है, चलिए, केरल वगैरह का आपको पता ही है, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसी के साथ हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में से संस्कृत नाटक रत्नावली डैश के द्वारा लिखा गया है। भाई रत्नावली जो नाटक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको जानना है। तो रत्नावली जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह हर्ष के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली जो नाटक है किसने लिखा है? यह हर्ष ने लिखा है। ठीक है, चलेगा, क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आपको बताना है। अनुसूची यानी कि शेड्यूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भारत में टोटल, भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, टोटल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 शेड्यूल हैं। टोटल कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। और इस 12 में से जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें 22 लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है। जो 22 हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में इसमें लिखा गया है, यह आपको याद रखना है। भाई स्टार्टिंग में जो हमारा
संविधान, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थी इसमें भाषाएं? स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस इसमें थी, फिर बाद में क्या है, बाद में इन्हें ऐड किया गया है। स्टार्टिंग में 14 थी, फिर बाद में क्या है, बाद में ऐड किया गया है बाकी लैंग्वेजेस को, ठीक है, चलेगा, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है, ये आपको बताना है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसका एक स्थल, कौन सा स्थल पंजाब में है, ये आपको बताना है। तो पंजाब में कौन सा है? रोपड़। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ आपका पंजाब में है, ठीक है। चलो भाई क्लियर यहां तक चीजें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? भाई मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चंस करा दिए हैं, चलिए एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आप पढ़ते हैं भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पढ़ते हैं, बिंबिसार के बारे में आप पढ़ते हैं, अशोक के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये राजा किससे जुड़े हुए हैं, ये शासक किससे जुड़े हुए हैं? मौर्य डायनेस्टी से ये जो शासक हैं ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मौर्य शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम काल में क्या है, जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। फिर भाई बिंदुसार, चलिए बिंदुसार से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा? बिंदुसार के टाइम पर तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। और अशोक से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा? कलिंग के युद्ध के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, और पण इनकी क्या थी? करेंसी थी, जो सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे उन्हें पण बोला जाता था। तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो भाई स्वर्णगिरी कहा जाता था, सोने की खदान का जो केंद्र था कौन सा था? स्वर्णगिरी था, कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है, चलिएगा, क्लियर भाई। तक्षशिला मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र था, मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र था ये तक्षशिला था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी पाकिस्तान, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ये आपको बताना है। इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाले, इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाले जो फर्स्ट पर्सन रहे यह कौन थे, ये आपको बताना है। तो भाई कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है फर्स्ट पर्सन जो इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती किए गए थे, ठीक है। पहले सिविल सर्वेंट कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सर्वेंट बने, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 डैश से संबंधित है। हाँ जी, आपको आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है, आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है, यह कौन से हमारे इनमें से कौन से राइट से जुड़ा हुआ है? I mean, किस चीज से जुड़ा हुआ है? राइट नहीं, किस चीज से इनमें से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किस चीज के बारे में बताता है? तो भाई ये किसके बारे में बताता है? ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सिटीजनशिप के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट के बारे में तो आर्टिकल 12 से लेकर 36 में है। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 36 में है। 11 तक आपके सिटीजनशिप, 12 से लेकर 36 तक किस में लिखा गया है? यह फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है, चलेगा, क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, और क्वेश्चन आपका है 12, क्वेश्चन नंबर है आपका 12th।
अमेज़न वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है ये आपको बताना है। महाद्वीप आपसे पूछ लिया गया है। अमेज़न वर्षावन जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह कौन से महाद्वीप में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कौन से कॉन्टिनेंट में है? चलिए भाई साउथ अफ्रीका में है, सॉरी साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है आपके अमेज़न वर्षावन। लंग्स ऑफ द अर्थ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। इन कॉन्टिनेंट के मैंने आपको नेम बताए थे, तो नेम आपको याद रखने हैं भाई। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अंधा महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, एक था पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये भी आपसे चले, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है यहां तक। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चलो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर एक एरिया, एक पूरे रीजन की बात पूछी गई है। ठीक है, एक पूरे रीजन की बात यहां पर पूछी गई है कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर क्या है, जहां पर गेहूं उत्पादन जो है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो भाई एरिया जो पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है, पंजाब हरियाणा जो प्लेन्स है वहां पर जो गेहूं उत्पादन है यह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलेंगे, क्लियर है यहां तक चीजें? तो भाई नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन। अगर स्टेट पूछता तो आप क्या आंसर करते? मान लो मैं आपसे राज्य पूछूं कि किस राज्य में गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे ये भी मुझे एक बार बताएंगे। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपको जानना है। देखिए इंदिरा पॉइंट उस दिन मैंने आपको बताया था, इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा अंडमान निकोबार का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केप कमोरिन यह कहाँ पर पड़ेगा भाई, इनमें से किस राज्य में केप कमोरिन होगा? तो भैया एक राज्य जो हमारे साउथ में है, बिल्कुल साउथ में हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, केरल भी थोड़ा इसका, केरल थोड़ा कहाँ चला जाएगा, केरल थोड़ा वेस्टर्न साइड में चला जाता है, बट तमिलनाडु बिल्कुल साउथ में पड़ेगा। तो तमिलनाडु में ही क्या है आपका केप कमोरिन है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा, क्लियर है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़ा हुआ था? भाई हर्षवर्धन का जो संबंध है यह इनमें से किस डायनेस्टी से है, किस वंश से है, ये आपको जानना है। हर्षवर्धन का जो संबंध है किस डायनेस्टी से है? तो भाई हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में युद्ध भी हुआ था। तो हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखता है? यह पुष्यभूति वंश से संबंध रखता है। और अभी मैंने आपको एक हर्षवर्धन का नाटक बताया था, रत्नावली, आप याद रखेंगे किसका नाटक है? हर्षवर्धन का है। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। डैश वर्ष में या वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था। आपको एक ईयर बताना है, आपको क्या है, एक ईयर बताना है कि किस ईयर में जो भाई, हाँ जी, गोवा में ज्यादा क्या है, गोवा में सबसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा चर्चेज हैं, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर चर्च वगैरह ज्यादा बनवाए थे, पुर्तगीज। ठीक है, चलेगा। तो गोवा के चर्चेस को या मठों को कब शामिल किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट में? भाई 1986 में, 1986 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में इन चर्च या मठ को शामिल किया गया था। ठीक है, चले, क्लियर है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि 1983 में क्या है भाई, 1983 में सबसे पहले साइट्स जोड़ी जो गई थी उनका नेम आप मुझे जल्दी से बताएंगे।
1983 में जो साइट जोड़ी गई थी सबसे पहले, वह कौन कौन सी है, एक बार जल्दी से आंसर करके बताएंगे। एंड इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो 1983 में कौन कौन से थे? आगरा फोर्ट ऐड किया गया था, आगरा फोर्ट भी ऐड किया गया था। ताजमहल जो है, ताजमहल को भी ऐड किया गया था। एक और बच जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 1960 में तात्कालिक बॉम्बे राज्य को वर्तमान में महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था, ठीक है। चलिएगा भाई, बॉम्बे को, बॉम्बे से अलग होके कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? तो भैया बॉम्बे से अलग होके एक तो बना था गुजरात और एक बना था महाराष्ट्र। 1960 की, 1960 की यह बात है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। और 18 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए भाई, तारापुर, तारापुर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फर्स्ट ये सोहन आ गया यहां पर है, सोहन हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात, जो आदमी राइट से 10 था, अभी वो राइट से कितना है सर? समझिए बात को, 22वें नंबर। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि मालिक बीच में लाइन खींचिए, तो सर आप बच्चे हैं कि बच्ची हो, आप ये नहीं, ये लाइन खींचिए। नई स्थिति कहा जाती है, नई स्थिति कहा जाती है मोहन जी, सुनिए 22 में जाती है। 10 से 22 कितना जुड़ गया बीच में? 12 जुड़ गया। मैंने आपको बताया था अगर 12 जुड़ा है, 12 का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो बीच में 11 लोग होंगे, बीच में 11 लोग होंगे। तो बताइए सोहन में कितना जुड़ गया? सोहन में काहे नहीं जोड़ देते हो 12? सोहन में भी कहेंगे ओ माय गॉड क्या कर दिया सर, कर दिया। तो आपको बताया, देखिए 12 से 22, वो 10 से 22 हुआ, मतलब प्लस 12 जो चेंज किया। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर कर देते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में कमल स्थान पे तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पे। बात को कहता है आपस में स्थान बदल लेते हैं, कमल कुल संख्या क्या कर सकते हो? मैं आपको जादू बता रहा हूं, एक व्यक्ति की नई स्थिति और दूसरे की पुरानी, व्यक्ति की नई स्थिति और की बात कर देते हैं, और दूसरे व्यक्ति की स्थिति की बात करते हैं, नई और यहां पर देखिएगा पुरानी स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए नई कमल क्या हो रही? कमल 18 पे थे, 18 पे ही में से एक बराबर 42। नहीं समझ में आ, इस तरीके से बताया तो आपको समझ में आएगा। अब ऐसे देखिए, ये हो गए श्याम, आपके किस नंबर पे है? श्याम 18 पे। अब आप बात को देखिए, यहाँ पर यहाँ पर जाता है 12
अब आप बताइए, यही लाइन की आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है, तो क्या लेफ्ट प्लस 1 कर देंगे वही। चलते हैं अगले की तरफ, जल्दी से बताइए। टाइप है ये, बहुत बढ़िया टाइप होगा। इस टाइप में क्या होगा, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष याद करना, रिस्पेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं, एक बार हम सापेक्ष से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। का प्रयास करिएगा। देखिए यहां पर कहता है कि करते हैं भैया, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसी के साथ किसी की स्थिति। यहां पर लिखता है 17 बिंदु, प्रैक्टिस करेंगे। लिखता है 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब सभी को, समझिएगा आपकी पंक्ति में कही, यहां तो बाएं सिरे से छठा होता है, राइट। 17 पंक्ति में जब सभी को 3 स्थान, हुआ क्या हो जाए, छठा हो जाए। पहले स्थिति क्या थी, वो लेफ्ट से 90 पे था। क्वेश्चन में कहता है दाएं से स्थिति क्या होगी, भी आपका क्या आ जाएगा। देखिए जहां पर कह लेफ्ट राइट खिसकाने की बात किया, इधर खिसका दे। रैंकिंग टेस्ट में इससे सिवा और बहुत कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम कल, आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो हम कल टाइप इसका 2 प्रैक्टिस कराएंगे, और 30 कल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर कहेंगे तो हाई लेवल तक आप। लिखता है 21 में जब टी बराबर कितना दिया गया, 21 दिया गया है। लेते मोनिका, मान लेते हैं ये हो गई आपकी मोनिका यहीं पर थी। दाहिनी ओर 4 स्थान किसका, ये 1 2 3 1 4 स्थान इस सिरे से। खिसकी इधर है तो भी लेफ्ट से वो 12वें नंबर पे हो गई। पंक्ति में होता है सिरे से। अगर ना खिसकती तो किस नंबर पे थी, अगर ना खिसकती तो यहां पर देखिएगा 11, ये 10, ये 9, ये 8। पहले फिर क्या होता, लेफ्ट से 8वें नंबर पे थी। आपको आंसर है। अब बताइए ये इतनी आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि अब इसके बाद हमारा शुरू होगा क्या, आपको बहुत शानदार, आपको बहुत ही शानदार तरीके
याद रखिएगा एग्जाम जैसे मैंने एप्लीकेशन पे थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसी तरीके से फॉर्मेट में पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम समझ में बातें आई होंगी। कल हम इसका अगला टाइप पढ़ाएंगे और अगला टाइप नहीं सॉरी अगर प्रैक्टिस कराएंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और विश्वास पूरी है कि आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ढेर सारी आपको सेफ फुल इस तरीके से मत करिए जिससे किसी को वो हो, पटाखे आराम से छुड़ाइएगा, खुश रहिए, एंजॉय करिए, ये और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं सभी के आप दिवाली एनरोल्ड कर सकते हैं, जरूर करिएगा आप सभी लोग। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बंद करिए भैया। कर दो क्लास शुरू। हाँ जी 11 नंबर करते हैं अपना क्लास बी किसमें पढ़ी है? बी किसमें पढ़ी है? तो किसमें है? दो में पढ़ी, दो में start कर दूं? ऑटो लाइव है? अरे मोहित सर क्लास भैया इसमें क्लास लगाओ इसमें मुझे आदत करनी
कौन सा किया था? मोहित यादव से विकेट। ओके सर। अरे मैम आप आए नहीं है आज? नहीं है मतलब कल तो था। अच्छा अच्छा ठीक है। सर हिंदी पढ़ाते हैं सर? रिकॉर्डिंग आ गई है ना आपके पास? तेरे नंबर सही कर दो भाई। तो तेरे नंबर कैसे कही? यही कहाँ से खाली बचा रहा? एक मैडम नहीं आई ना। सर यही इवेंट है ना आपका? हाँ, उसमें देखा संज्ञा नाम से। तुम लोग डायरी चलाती हो ना? ये चलाता है लेट लपेट वाली क्लास? कोई नहीं चलाता है? ये भाई टीचरों रिकॉर्ड नहीं। हम तो अपना खुद बनाए रिकॉर्ड। हम तो कब से बैठे रहते, जान के लेट कर रहे थे। क्या है सोवी की नहीं? कोई नहीं, कोई दिक्कत, आराम से कौन लगाओ। सामने खड़े हो।